जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर एक टॉप साइंस क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहां आपके लिए ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर हैं जो आपके पेपर में सीधे छपेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कि आपको गलत विकल्प छांटना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको गलत विकल्प छांटना है। तो डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, एकदम सही है, गलत विकल्प नहीं है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, तो यह भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, यह भी एकदम सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई है, यह विकल्प जो है गलत विकल्प दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस वास्तव में तापमान की इकाई है, उष्मा की नहीं। उष्मा की एसआई इकाई क्या है, तो उष्मा की एसआई इकाई जूल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी कहते हैं उसे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन की शाखा है। इसमें कीटों की संरचना, जीवन चक्र और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अन्य विकल्प की बात करें तो एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन ए जो दिया एंथ्रोलॉजी या पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। पेंटिनोलॉजी की बात करें ऑप्शन सी तो यह जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित है। और सिल्वीकल्चर की बात करें तो यह वनों के प्रबंधन और वृक्षारोपण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। आपसे पूछा है कि वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विनाम पद्धति की बायोनोमिकल जो कि द्विनाम पद्धति की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की कि इस पद्धति में प्रत्येक जीव का नाम दो भागों, जीन्स और स्पेसीज में होता है। उदाहरण के तौर पर होमो सैपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो कि है। बाकी विकल्पों की बात करें तो चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकासवाद दिया। अरस्तु की बात करें तो जीवों का प्रारंभिक वर्गीकरण किया, लेकिन नामकरण प्रणाली से नहीं दिया। और लेमार्क की बात करें तो विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिए कि कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा विलुप्त होते प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि विलुप्त होते प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पैलियोन्टोलॉजी कहते हैं उसे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पैलियोन्टोलॉजी में जीवाश्म और विलुप्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। इससे पृथ्वी के प्राचीन जीवन और विकास का पता चलता है। डायनासोर जैसे जीवों की जानकारी इसी शाखा से मिलती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एंटोमोलॉजी जो दिया है कीटों का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। सिल्वीकल्चर अभी हम लोग पढ़े हैं, वनों और पेड़ों का प्रबंधन इसके अंतर्गत करते हैं। और एंथ्रोलॉजी इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न आप लोग राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा है केचुआ यानी कि अर्थवर्म निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है। आपसे पूछा है कि केचुआ जो है अर्थवर्म निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनेलिडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ अर्थवर्म जो है का शरीर खंडों में बटा होता है, इसलिए यह एनेलिडा संघ में रखा गया है। एनेलिडा शब्द लैटिन शब्द एनुलस यानी कि छल्ला या रिंग से बना है। इसके शरीर पर खंड दिखाई देते हैं और ये वृत्ताकार तथा लंबवत पेशियों से युक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर केचुआ, जोक आदि। बाकी विकल्पों की बात करें तो आर्थ्रोपोडा जिनके पैर जोड़ों वाले होते हैं, जैसे कीट, मकड़ी, केकड़ा आदि। मोलस्का की बात करें तो जिनका शरीर मुलायम और खोल से ढका होता है, जैसे घोंगा, ऑक्टोपस। और प्रोटोजोआ की बात करें तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। बताइए इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो कैल्सीफेरॉल अस्थिरगणता उससे होता है, एकदम सही है। नियासिन से पेलाग्रा नामक रोग होता है, या भी सही है। कोबालामिन से सांगतिक रक्तअल्पता होता है, या भी सही है। राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी दिया हुआ है, यह जो विकल्प हो जाएगा यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B3 जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं की कमी से बेरी बेरी नहीं होता, बल्कि घूमोर यानी कि त्वचा रोग जैसे कि जीभ, जिसमें कि जीभ की सूजन और आंखों की सूजन जैसी समस्याएं होती, जबकि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 यानी कि विटामिन B1 जिसका सही नाम होता है थायमिन की कमी से होता है। बाकी विकल्पों की बात हो तो कैल्सीफेरॉल अस्थिरगणता इससे होता है। नियासिन जिसे विटामिन B3 बोलते हैं पेलाग्रा रोग होता है। और कोबालामिन जिसका रासायनिक नाम विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामिन है, इसकी कमी से संघातिक रक्ताल्पता होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरोलॉजी कहते हैं इसे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, इसमें वायरस की संरचना, संक्रमण और रोगों का अध्ययन किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो टॉक्सिलॉजी में विष और जहर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछा कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोनार जिसे साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग एक यंत्र है। सोनार जो जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग एक यंत्र है जो ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उपयोग कर पानी के अंदर स्थित वस्तुओं जैसे पनडुब्बी, चट्टान, डूबी हुई जहाज आदि की स्थिति, दूरी और गहराई का पता लगाता है। यह तकनीक ध्वनि तरंगों के प्रतिध्वनि पर आधारित होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑडियोमीटर मानव श्रवण क्षमता मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो बहुत छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल हार्मोन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनालिन हार्मोन को ही आमतौर पर लड़ो या भागो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। या अधविक्र ग्रंथ के मज्जा भाग में स्रावित होता है। या हार्मोन तनाव, भय, उत्तेजना या खतरे की स्थिति में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। इसका मुख्य प्रभाव क्या है? तो हृदय गति बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, श्वसन दर बढ़ाता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ाकर शरीर को ऊर्जा देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खट्टे फल जो रसोई के आवश्यक घटक है वह विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? खट्टे फल जो रसोई के आवश्यक घटक हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, आपसे पूछा है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, और एस्कॉर्बिक अम्ल उसे कहते हैं। विटामिन सी को जो है अन्य नाम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। या मुख्य रूप से खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर आदि में पाया जाता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और स्कर्वी नामक रोग से बचाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो साइट्रिक अम्ल या खट्टे फलों के स्वाद का कारण है लेकिन विटामिन नहीं है। लैक्टिक अम्ल दही या खट्टे दूध में पाया जाता है, विटामिन नहीं है। और फॉलिक अम्ल या विटामिन B9 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? पूछा है पदार्थ के कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा कि पदार्थ के कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन विकल्प राइट विकल्प आप लोग ऑप्शन में लिख दीजिए। तो या जो दिया है ऑप्शन ये बहुत छोटे होते हैं तो एकदम सही है। ये लगातार गतिशील रहते हैं, या भी सही है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या भी सही है। इनमें से इनके बीच कोई स्थान नहीं होता, तो यह विकल्प गलत है, इसीलिए यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह इनके बीच कोई स्थान नहीं होता, यह गलत हो जाएगा।
पदार्थ के कणों के मुख्य लक्षण है इस प्रकार होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण लगातार गति में रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। यह स्थान ठोस में कम, तरल में मध्यम और गैसों में सबसे अधिक होता है। इसलिए यह कहना कि इनके बीच कोई स्थान नहीं होता, यह गलत विकल्प है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह ऊतक जो पौधों को कठोर और सख्त बनाता है तथा पौधों के अंगों को शक्ति प्रदान करता है वह है। आपसे पूछा कि वह ऊतक जो पौधों को कठोर और सख्त बनाता है तथा पौधों के अंगों को शक्ति प्रदान करता है वह है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ऊतक पौधों की यांत्रिक तरंगों में से एक है। इसका मुख्य कार्य है पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करना। इसकी कोशिकाएं मोटी, कठोर और लिग्निन से युक्त दीवारों वाली होती हैं। ये कोशिकाएं में प्रायः मृत होती हैं। या ऊतक तनों, बीजों, नट्स और खोल और पत्तियों की नसों में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर नारियल का रेशा और सन स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग अशुद्ध धातुओं के परिशोधन के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग अशुद्ध धातुओं के परिशोधन के लिए किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विद्युत अपघटन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदला जाता है। इस विधि में धातु के लवण का विलयन लेकर उस पर विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में जोड़ा जाता है। जब धारा प्रभावित होती है तो एनोड से अशुद्ध धातु खुलकर कैथोड पर शुद्ध रूप में जमा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर तांबा, कापर रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोसाइसिस, जस्ता, चांदी, सोना आदि धातुओं को भी यही विधि अपनाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है संलयन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संलयन। संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म होने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ठोस पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करता है जिससे कणों के बीच की आकर्षण शक्ति घट जाती है और वह द्रव अवस्था में आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बर्फ से पानी, मोम से पिघला हुआ मोम। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलता है उसे संलयनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे बर्फ का संलयनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन वसा के इमल्सीकरण के कारण में शामिल है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन वसा के इमल्सीकरण के कारण में शामिल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है यकृत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वसा का इमल्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बड़ी वसा बूंदे छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती ताकि एंजाइम जो है लाइपेज उन पर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। यह प्रक्रिया पित्त द्वारा की जाती है जो यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्तरस में पित्त लवण होते हैं जो वसा के इमल्सीफाई करके लाइपेज एंजाइम के कार्य को आसान बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कौन कार्य करता है। आपसे पूछे कि कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कौन कार्य करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर एक झिल्लीदार झाल होता है। या दो मुख्य कार्य करता है कोशिकीय परिवहन यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन के मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच संचार का माध्यम बनता है और संश्लेषण भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है की सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड निर्माण में सहायक होते हैं। बाकी विकल्पों की बात में प्लास्टिक प्रकाश संश्लेषण व रंग द्रव्य संग्रहण के लिए प्रयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है और राइबोसोम केवल प्रोटीन संश्लेषण के परिवहन नहीं करता। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा साधारण मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपसे पूछा कि हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्का डोमेस्टिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साधारण मक्खी हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है, या कीट वर्ग से संबंधित है, या मानव वातावरण में पाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य मक्खी है, या कई प्रकार की बीमारियां फैलाती हैं जैसे टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया आदि। इसका जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में होता है, अंडा, लार्वा, मैग्नेट प्यूपा और वयस्क मक्खी। बाकी विकल्पों की बात करें, ट्रिटिकम स्टीवम या गेहूं का वैज्ञानिक नाम है फेनिया, या छोटी मक्खी की एक अन्य प्रजाति होमोसेम्पियंस मानव जाति का वैज्ञानिक नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्न से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एलपीजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होते हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है जिसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। इसे आसानी से दबाव में तरल रूप से संग्रहित किया जा सकता है। बाकी सीएनजी की बात करें तो इसमें मुख्यतः मीथेन होता है। कोयला या ठोस ईंधन है, गैसीय ब्यूटेन नहीं होता। पेट्रोल या तरल हाइड्रोकार्बन मिश्रण है, ब्यूटेन मुख्य घटक नहीं है। एलपीजी को रसोई गैस कहा जाता है। इसमें गंध के लिए एथिल मरकप्टन C2H5SH इसका रासायनिक सूत्र है। या अब एग्जाम में पूछता है जिसमें जो गंध आती है उसमें वह क्या है, तो वह एथिल मरकप्टन है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH इसका रासायनिक सूत्र होता है। या मिलाई जाती ताकि रिसाव का पता चल सके। एलपीजी हवा में से भारी होती इसलिए रिसाव होने पर नीचे की ओर फैलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। आपसे पूछा है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। या ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिससे चमकीला लाल रंग दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। या बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। आपसे पूछा है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बैगनी राइट आंसर होगा या लाल, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म में अपवर्तन के कारण श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है जिसे विक्षेपण कहते हैं। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसी कारण बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है जबकि लाल रंग सबसे कम, क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है। तो ये थे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हमारा एक प्यारा सेगमेंट है। आज के वीडियो से एक प्रश्न पूछेंगे आपसे जिसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, या मेरे बिना कहे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो ये थे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।